नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे आर्यन टीवी नेशनल। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट बैठक शुरू हो गई है। ये बैठक कई मायनों में अहम मानी जा रही क्योंकि अप्रैल माह की ये पहली कैबिनेट बैठक है और मंत्रिमंडल विस्तार के बाद दूसरी बैठक है। बैठक में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महिला नीति लागू करने पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इसके साथ ही परिवहन निगम के लिए करीब 200 नई बसों की खरीद के प्रस्ताव पर भी चर्चा और मंजूरी की संभावना है। वहीं स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा और लोक निर्माण विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी मुहर लग सकती है। सरकार चारधाम यात्रा और 2027 के अर्धकुंभ को देखते हुए परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दे रही है। बैठक में विशेष सत्र में पारित निंदा प्रस्ताव को राष्ट्रपति तक भेजने पर भी सहमति बनने की संभावना जताई जा रही है। तो वही आपको बताते चले, इस दौरान सीएम धामी की अध्यक्षता में अहम बैठक आयोजित की गई। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट बैठक शुरू हो गई। ये बैठक कई मायनों में अहम मानी जा रही है क्योंकि अप्रैल माह की ये पहली कैबिनेट बैठक है और मंत्रिमंडल विस्तार के बाद दूसरी बैठक है। बैठक में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महिला नीति लागू करने पर बड़ा फैसला लिया गया है। साथ ही आपको बता दें, इसके साथ ही परिवहन निगम के लिए करीब 200 नई बसों की खरीद के प्रस्ताव पर भी चर्चा और मंजूरी की संभावना है। स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा और लोक निर्माण विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी मुहर लग सकती है। सरकार चारधाम यात्रा को 2027 के अर्धकुंभ को देखते हुए परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दे रही है। इसी खबर के साथ आपको बता दें, तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशीष जोबाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, मैं जानना चाहूंगी अप्रैल की पहली कैबिनेट बैठक में कौन कौन से बड़े फैसले लिए जा सकते हैं? इन समूहों को थोड़ी देर पहले तक जो है अभी भी बैठक चली रही है और कहीं ना कहीं जो पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की बैठक है, ये अप्रैल माह की पहली बैठक है और इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। 200 नई बसों की खरीद का प्रस्ताव और उसकी चर्चा को मंजूरी मिलने की संभावना है। उसके अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, लोक निर्माण विभाग, पर्यटन विभाग और से जुड़े कई जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव है उन पर भी मोहर लग सकती है। इसके साथ साथ जो चारधाम यात्रा जो संचालित हो रही है अभी 2027 के अर्धकुंभ के साथ साथ परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने पर जो है इस बैठक में जोर दिया जा सकता है। बैठक में सत्र में जो पारित निंदा प्रस्ताव पारित किया गया है, पहला जो बंधन अधिनियम के खिलाफ संसद में कांग्रेस ने नेगेटिव वोटिंग की है और प्रस्ताव को गिराया है, उसके खिलाफ भी जो नीला प्रस्ताव है वो राष्ट्रपति को भेजने पर सहमति कैबिनेट में बन सकती है। और कहीं ना कहीं जो चारधाम के साथ साथ जो कुंभ 2027 में आयोजित होना है उत्तराखंड में हरिद्वार में, उसको लेकर के भी कई जो फैसले हैं वो कैबिनेट में लिए जा सकते हैं। उसके साथ साथ उत्तराखंड के अन्य जो नया जो सत्र हुआ है उसके देखते हुए कई विभागों के प्रस्ताव हैं। नया बजट कहीं ना कहीं अलग अलग विभागों के लिए आवंटित करने की बात हो, चाहे ऊर्जा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, पीडब्ल्यूडी के विभाग से जुड़े हुए तमाम प्रस्ताव हैं उनको जो है इसमें मोहर लग सकती है। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ये दूसरी बैठक है, क्या इसमें नई प्राथमिकताएं तय होंगी? बिल्कुल, जब से मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है तब से कहीं न कहीं एक तो पूरा जो फोरम होता है कैबिनेट का वो भी अपने स्वरूप में आया है और कहीं न कहीं जो जिम्मेदारियां थी 5 अन्य मंत्रियों पर भी तमाम विभाग जो है बांटे गए हैं। दूसरी ओर जो एक साथ से बात करें जो संसदीय कार्य मंत्री भी वो दुनिया उनको दिया गया है, धन सिंह रावत से स्वास्थ्य विभाग जो है हटाया गया। तो कई अहम फैसले इस दौरान हुए हैं और कैबिनेट बैठक के बाद तमाम जो प्रस्ताव हैं मंत्रियों के माध्यम से हो, अधिकारियों के माध्यम से हो, उस बैठक में जो है रखे गए हैं और उम्मीद यही की जा रही है उत्तराखंड के विकास को लेकर के इस बैठक से कई जो है अहम फैसले सामने आएंगे। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी प्रस्तावित महिला नीति से महिलाओं को वास्तविक रूप से क्या लाभ मिलेगा? बिल्कुल पूजा, महिला शक्ति बंधन अधिनियम अगर ये पास हो जाता तो कहीं ना कहीं जो महिलाओं को जो आरक्षण है
$33% आरक्षण मिलना था, उसका जो है कहीं न कहीं उत्तराखंड में भी फायदा होगा। लोकसभा क्षेत्र हो चाहे आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी कहीं न कहीं ये नजीर बनती। लेकिन जब तक एक जो है अधिनियम पास न हुआ तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। और इसको लेकर के पूरे देश भर में राजनीतिक माहौल गर्म है। भाजपा कांग्रेस को कोस रही है, कांग्रेस भाजपा को कोस रही है। कहीं न कहीं दोनों तरफ से अपने अपने जो है स्टैंड पार्टी वाइज रखे जा रहे हैं। और भाजपा कह रही है कि कांग्रेस के खिलाफ महिलाएं इस बार 2027 का चुनाव हो या फिर 2029 में जो चुनाव होने जाएगा उसमें जो है जमकर उसके खिलाफ वोटिंग करेंगे। वहीं जो कांग्रेस का जो स्टैंड है, कांग्रेस का ये है 2023 में जो बिल पारित हो चुका था उसे अभी तक क्यों केंद्र सरकार की तरफ से लागू नहीं किया गया है। और कहीं न कहीं दोनों तरफ टकराव इस मुद्दे को लेकर के दोनों पार्टियों में देखने को मिल रहे हैं। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी 2027 के अर्धकुंभ की तैयारियों को लेकर इस बैठक में क्या रणनीति बन रही है? बिल्कुल पूजा, इसमें कहीं न कहीं जो अर्धकुंभ 2027 में होना है उसके तमाम जो काम है उसको लेकर के चर्चा हो रही है। कई स्थायी कार्य हैं और कई अस्थायी कार्य हैं। इसको लेकर के जो प्रस्ताव कहीं न कहीं कैबिनेट में जो आए हैं उनको मंजूरी मिलेगी। और जो तमाम जो विकास कार्य होने हैं को लेकर के व्यवस्थाएं बननी है उसका बजट कहीं न कहीं शासन स्तर से जारी होना है। 30 ऐसे काम हैं जो स्थायी स्तर के हैं जो कुंभ हरिद्वार में होने जा रहा है उसको लेकर उसमें जो है कहीं न कहीं उनको पूर्ण करने के लिए शासन स्तर से जो भी फैसला जो लिया जाना है वो पहले कैबिनेट में कहीं न कहीं पास किया जाता है। और इसी को देखते हुए तमाम फैसले जो है अन्य भी जो है अन्य विभागों से लिए जा सकते हैं। जी आशीष, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा और लोक निर्माण विभाग के कौन कौन से अहम प्रस्ताव पास हो सकते हैं? अगर स्वास्थ्य की बात करूं तो जो चारधाम यात्रा कर रही है उसमें तमाम जो सुविधाएं विकसित करनी हो या फिर तमाम अस्पतालों के लिए अलग अलग समय पे जो है बजट जारी होता है। दवाइयों की बात करें चाहे तमाम जो मुफ्त में सरकार टेस्ट करवाती है, कई इस तरह के जो प्रस्ताव शासन में रहते हैं। तो इसी तरह जो PWD लोक निर्माण विभाग की बात करें तो जो पूरे प्रदेश भर में कई सड़कें बन रही हैं, कई सड़कों का मरम्मत हो रहा है, कहीं पैच वर्क हो रहा है, कहीं चौड़ीकरण हो रहा है। इस तरह से तमाम प्रस्ताव जो है कैबिनेट में समय समय पर आते रहे हैं। और इस बार भी उम्मीद जताई जा रही है कि जो पेंडिंग प्रस्ताव हैं उन पर जो है मोहर लगेगी। जी आशीष, विशेष सत्र में पारित निंदा प्रस्ताव को राष्ट्रपति तक भेजने पर क्या सहमति बनेगी? बिल्कुल पूजा, इस पर विधानसभा में सहमति बन गई थी। और कहीं न कहीं जो भाजपा की तरफ से जो निंदा प्रस्ताव लाया गया था उसे विधानसभा में पारित करके उसे कहीं न कहीं जो है राष्ट्रपति को भेजा जा रहा है। और कैबिनेट में इसे जो है पास करके राष्ट्रपति महोदय को भेजा जाएगा ताकि ये कहीं न कहीं ये आवाज उत्तराखंड से भी जा रही है कि जो कांग्रेस महिलाओं का विरोध कर रही है, उनके जो बिल पारित होने में अड़ंगा डाल रही है, तो कहीं न कहीं ये भी जो है देशभूमि से एक आवाज उठ करके पूरे देश भर में जाएगी थी। वहाँ से जो है बाकायदा विधानसभा से निंदा प्रस्ताव पास हुआ है और अब कैबिनेट से भी इसे पास जो है किया जा रहा है। जी आशीष, क्या लगता है इस बैठक के फैसले राज्य के विकास की दिशा तय करेंगे? बिल्कुल पूजा, इसकी कैबिनेट की बात हो है समय समय पे जब भी कैबिनेट बैठकें होती है तो कुछ न कुछ अहम जो है फैसले उत्तराखंड के विकास को लेकर ही किए जाते हैं। और इस जो अप्रैल माह की पर्सनल कैबिनेट कह रहे हैं इसमें भी कहीं न कहीं जो नए वित्तीय सत्र का खाता है उसको लेकर के भी तमाम जो प्रस्ताव हैं वो भी पास हो सकते हैं। जी आशीष, क्या महिला नीति को सिर्फ घोषणा तक सीमित रखा जाएगा या इसके लिए बजट और टाइमलाइन भी तय होगी? बिल्कुल, महिला नीति को उत्तराखंड की बात करें तो पहले से ही महिलाओं का बड़ा योगदान रहा है। गौरव देवी हो चाहे तमाम जो महिलाएं हैं राज्य का आंदोलन में उनका योगदान रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गौरव देवी जो जिनका नाम है कहीं न कहीं जो चिपको आंदोलन उन्होंने चलवाया था, पेड़ों पर चिपक गए थे, ऐसा नहीं है। उत्तराखंड में इसको लेकर के समय समय पर जो है योजनाएं जारी की जाती हैं और
यहाँ की लखपति दीदी योजना हो, बिना ब्याज के जो है ऋण सरकार द्वारा प्रदान किया जा रहा है। कई जो एकल महिलाएं हैं उनको भी जो है तमाम सुविधाएं दी जा रही है, पेंशन दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए उत्तराखंड में पहले से ही सरकार संजीदा रही है, और जो अगर ये नया बिल आ जाता तो उससे कहीं ना कहीं 50% आरक्षण जो है राजनीतिक क्षेत्र में भी महिलाओं को मिलने जा रहा था, लेकिन इसमें जो है सहमति नहीं बन पाई है। और जो विपक्षी पार्टी ने जो संसद में जो बिल गिरा दिया था, उसका कहीं ना कहीं इसका भाजपा पूरे देश भर में विरोध कर रही है। जी आशीष, क्या परिवहन निगम के लिए 200 नई बसों की खरीद को मंजूरी मिल जाएगी? बिल्कुल, उम्मीद यही जताई जा रही है पूजा की इसे मंजूरी मिल जाएगी। और कहीं ना कहीं पहले से भी ये प्रस्तावित था कि जो पुरानी बसें हैं उन्हें हटाकर परिवहन निगम के बेड़े में जो है 200 नई बसें हो जाएंगी, जिससे कई बार ये भी देखने में आ रहा है कि राजधानी दिल्ली क्षेत्र में उन बसों को एंट्री नहीं है जो आउट ऑफ डेट हो चुकी हैं। ऐसे में परिवहन निगम की जो तमाम जो रूट्स हैं उसमें जो है दिक्कतें आ रही हैं, और पहाड़ी क्षेत्रों में भी अच्छी बसें इसके बाद जो है कहीं ना कहीं मिलने जाएंगी। जी आशीष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने मुख्यमंत्री आवास पर शिष्टाचार भेंट की। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच प्रदेश से जुड़े समसामयिक मुद्दों पर विस्तार से चर्चाएं हुई। राज्य में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति और विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। इसके साथ ही प्रदेश के मौजूदा हालात को और आगे की रणनीति पर भी बातचीत हुई। ये मुलाकात सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई और इसमें राज्य के विकास को गति देने पर विशेष जोर दिया गया। तो वहीं देहरादून में जल जीवन मिशन 2.0 को लेकर केंद्र और उत्तराखंड सरकार के बीच महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से भाग लिया। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समझौते से राज्य में जल जीवन मिशन को नई गति मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था और भी बेहतर होगी। वहीं आपको बता दें, उन्होंने कहा कि वर्तमान में ये मिशन प्रदेश के करीब 14 लाख ग्रामीण परिवारों को लाभ पहुंचा रहा है। राज्य में 16,500 पेयजल योजनाएं स्वीकृत है, जिनमें से अधिकांश पूरी हो चुकी हैं और शेष पर काम तेजी से जारी है। वहीं दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन हो रहा है। सरकार जल स्रोत संरक्षण के लिए स्प्रिंग एंड रिवर आपको बता दें रेजुविनेशन पर भी विशेष ध्यान दे रही है, जिसके तहत 6,500 से अधिक जल स्रोतों का संरक्षण किया गया है। केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने भी राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना की। तो वहीं आपको बताते चले, इस दौरान इस मिशन की सराहना की गई। तो वहीं आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा रहे एमओयू में पेयजल योजनाओं को मिली गति। जल जीवन मिशन 2.0 एमओयू पर हस्ताक्षर, केंद्र और राज्य के बीच हुआ समझौता। सीएम धामी ने वर्चुअली रूप से इस दौरान भाग लिया। मिशन को नई गति मिलने की उम्मीद। योजनाओं से जुड़े 14 लाख ग्रामीण परिवार। एमओयू में 16,500 पेयजल योजनाएं स्वीकृत की गई। अधिकांश पेयजल योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। शेष योजनाओं पर तेजी से काम जारी है। दुर्गम क्षेत्रों में भी तेजी से काम चल रहा है। जल स्रोत संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है, जहां स्प्रिंग और नदी पुनर्जीवन पर फोकस हमेशा रहा है सरकार का। 6,500 से अधिक जल स्रोतों का संरक्षण किया जा रहा है, जहां वर्षा जल संचयन में बड़ी उपलब्धियां हासिल की गई हैं। जल शक्ति अभियान में 1000 गांव शामिल हुए हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री ने प्रयासों की सराहना भी की है। उत्तराखंड में पेयजल व्यवस्था मजबूत होगी। ग्रामीण क्षेत्र को आपको बता दें, ग्रामीण क्षेत्रों को मिलेगा स्वच्छ जल। सरकार की जल नीति को बढ़ावा मिल रहा है। तो वहीं आपको बता दें, ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको दिखाया एमओयू में पेयजल योजनाओं को
मिली गति, जहां केंद्र और राज्य के बीच हुआ समझौता। एमओयू पर को लेकर समझौते हुए हैं। मिशन को नई गति मिलने की उम्मीद भी है। जल जीवन मिशन 2.0 एमओयू पर हस्ताक्षर, जहां केंद्र और राज्य के बीच हुआ समझौता। सीएम धामी ने वर्चुअल रूप से इस दौरान इसमें भाग लिया। मिशन को नई गति मिलने की उम्मीद भी जताई जा रही। योजनाओं से जुड़े 14 लाख ग्रामीण परिवार जो हैं इस योजना से जुड़ चुके हैं। एमओयू में 16,500 पेयजल योजनाएं स्वीकृत की गई है, जहां अधिकांश पेयजल योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। शेष योजनाओं पर तेजी से इस दौरान काम भी लगातार जारी है। दुर्गम क्षेत्रों में भी तेजी से काम चल रहा है। जल स्रोत संरक्षण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। सरकार के तहत लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। वहीं स्प्रिंग और नदी पुनर्जीवन पर फोकस लगातार सरकार का रहा है। निर्देश दिए जा रहे हैं। 6,500 से अधिक जल स्रोतों का संरक्षण किया जा रहा है। वर्षा जल संचयन में भी बड़ी उपलब्धि हासिल की गई है। जल शक्ति अभियान में 1000 गांव शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री ने प्रयासों की सराहना भी की है। उत्तराखंड में पेयजल व्यवस्था अब मजबूत होती नजर आ रही है, जहां सरकार के प्रयास अब धरातल पर नजर आते दिख रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों को मिलेगा स्वच्छ जल। सरकार की जल नीति को इस दौरान बढ़ावा भी मिलता नजर आ रहा है। तो वहीं देहरादून में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह ने केंद्र पोषित योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। राजपुर रोड स्थित वन मुख्यालय में हुई इस बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, सिंचाई और महिला एवं बाल विकास विभागों की प्रगति पर चर्चा की गई। सांसद ने जिले में योजनाओं के क्रियान्वयन पर संतोष जताते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कार्य समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरे किए जाएं। उन्होंने कहा कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ बेहतर समन्वय बनाकर योजनाओं को जमीन पर प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा के दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण आहार और गुणवत्ता सुनिश्चित करने और कुपोषित बच्चों की पहचान कर समय पर पोषण किट उपलब्ध कराने और नए आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण पर विशेष जोर दिया गया। बात नहीं, कोऑर्डिनेशन बात नहीं हो पा रहे हैं, इसकी वजह से कभी-कभी काम होता भी है, वो पता भी नहीं चलता। तो नहीं हो रहा है, वो भी दोनों तरफ से कुछ ना कुछ होता है। काम तो हो रहा है, मगर प्रतिनिधि और हमारे अधिकारी लोग को बेहतर जो फील्ड में जाते हैं उन लोगों को भी ले जाना चाहिए, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि क्या काम हुआ, क्या काम हम प्रतिनिधि लोग करते काम हो चुका है। दोनों मिलकर करता है कि कंप्लेन करने में जो बात उनको प्रतिनिधि लोग के साथ कोऑर्डिनेशन करके काम करना चाहिए और बताना भी चाहिए। और वैसे ठीक हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, उसके लिए मैंने बोले हमारे एमएलए लोग, सभी प्रतिनिधि लोग, सभी लोग अपना बात रखते हैं और अधिकारी लोगों सब मिलकर स्कीम है, उसमें हर स्कीम में पूरा काम कंप्लीट नहीं हो सकता, समय भी लगता है। हम लोग करने की बात नहीं। तो वहीं रुद्रप्रयाग में चारधाम यात्रा को लेकर जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह राजवार ने जानकारी दी कि जिले में 2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था, जिसमें आज दूसरा दिन है। उन्होंने बताया कि मौसम को देखते हुए यात्रा मार्ग पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट और संबंधित अधिकारी संवेदनशील स्थानों पर तैनात है और जरूरी सुरक्षा कदम भी उठाए जा रहे हैं। प्रशासन की प्राथमिकता यात्रियों की सुरक्षा है और इसमें हर स्तर पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। किसी भी आपात स्थिति
से निपटने के लिए टीमें तैयार रखी गई हैं ताकि चारधाम यात्रा सुरक्षित और व्यवस्थित बनी रहे। तो वहीं आपको बता दें, चारधाम यात्रा को लेकर मुस्तैद नजर आ रही है सरकार। प्रशासन के सख्त निर्देश, जहां श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं। साथ ही आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं, चारधाम यात्री रहे सावधान। रुद्रप्रयाग में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। केदारनाथ यात्रा पर मौसम का असर साफ दिखाई दे रहा है। खराब मौसम से हेली सेवा अब बंद कर दी गई है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा पर अब खास जोर दिया जा रहा है। केदारनाथ मार्ग पर बढ़ी निगरानी, यात्रा मार्गों पर भी निगरानी बढ़ा दी गई है। संवेदनशील जगहों पर विशेष नजर रखी जा रही है। तो वहीं आपको बता दें, इस दौरान चारधाम यात्री रहे सावधान। संवेदनशील जगहों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। रुद्रप्रयाग में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो वहीं प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर ने कहा कि वे इस समय केदारनाथ धाम के चरणों में हैं। उन्होंने यहां की व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए बताया कि उत्तराखंड प्रशासन के अधिकारी और स्थानीय पुलिस पूरी तरह से तैनात है और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। कैलाश खेर ने कहा कि यहां की व्यवस्थाएं बेहतर ढंग से संचालित हो रही है और प्रशासन की सक्रियता साफ नजर आती है। केदारनाथ धाम में इस समय तीर्थयात्रियों की आवाजाही भी जारी है और सुरक्षा व व्यवस्था पर विशेष ध्यान भी दिया जा रहा है। तो वहीं देहरादून में एनसीओआरडी की 11वीं बैठक आयोजित हुई, जिसमें ड्रग्स के खिलाफ सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को 15 दिन के भीतर एंटी ड्रग एक्शन प्लान तैयार करने को कहा है। बैठक में ड्रग सप्लाई चेन को तोड़ने के लिए पुलिस को सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए गए। साथ ही स्कूल और कॉलेजों में एंटी ड्रग क्लब बनाने और व्यापक जागरूकता अभियान चलाने पर भी जोर दिया गया। 100 मीटर के दायरे में तंबाकू और गुटखा बिक्री पर सख्ती करने के भी निर्देश अब जारी कर दिए गए। प्राइवेट डी एडिक्शन सेंटरों की जांच के आदेश दिए गए हैं और साथ ही मानक पूरा न करने वालों पर कार्यवाही होगी। वहीं इसके अलावा मानस 1933 हेल्पलाइन के प्रचार प्रसार पर भी जोर दिया गया ताकि आम जनता भी इस अभियान में सहयोग कर सके। तो वहीं देहरादून में कुंभ मेला 2027 की तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में निर्माण कार्यों की शासनादेश में देरी पर मुख्य सचिव ने नाराजगी जताई और अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी आपत्तियों का जल्द निस्तारण कर 3 दिन के भीतर जीओ जारी किया जाए। वहीं साथ ही कुंभ के लिए भूमि अधिग्रहण और आवंटन प्रक्रिया को शीघ्र शुरू करने के आदेश भी दिए गए। यातायात व्यवस्था को लेकर समन्वय बैठक कर फाइनल प्लान तैयार करने पर जोर दिया गया। हरिद्वार कुंभ क्षेत्र में आपको बता दें, सड़क और रेलवे कनेक्टिविटी मजबूत करने, पार्किंग और मूलभूत सुविधाएं बढ़ाने के निर्देश भी इस दौरान दिए गए। इसके अलावा स्वच्छता के लिए डेडिकेटेड प्लान बनाने, लोक संस्कृति से जुड़े कार्यक्रम आयोजित करने और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सूचना केंद्र बनाने पर भी जोर दिया गया। तो वहीं देहरादून से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां आपसी विवाद में हिंसक रूप ले लिया। वहीं लांघा रोड स्थित शीतला नदी पुल के पास कार सवार युवकों पर जानलेवा हमला किया गया। आरोप है कि मंजीत और उसके साथियों ने कार रोककर लाठी डंडों और धारदार हथियारों से हमला किया, जिसमें कई युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। एक युवक के सिर पर चाकू से वार किया गया, जबकि अन्य को भी गहरी चोटें आई हैं। पीड़ित पक्ष की शिकायत पर सहसपुर कोतवाली में मामला दर्ज कर लिया गया है, जिसके बाद पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत तेजी से कार्यवाही करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया है। तो वहीं देहरादून में अवैध निर्माणों के खिलाफ मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण का सख्त अभियान लगातार जारी है। प्राधिकरण द्वारा
सेक्टर वार टीमें गठित कर योजना निरीक्षण और कार्यवाही की जा रही है, जिससे शहर के नियोजित विकास को सुनिश्चित किया जा सके। इसी कड़ी में मेहुआवाला माफी क्षेत्र में बड़ी कार्यवाही करते हुए करीब 15 से 20 बिघा भूमि पर की जा रही अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलाया गया। बिना स्वीकृति मानचित्र के विकसित की जा रही है इस कॉलोनी को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया है। इस कार्यवाही से अवैध प्लॉटिंग करने वालों में हड़कंप मच गया है। वहीं जाखम और कुछाल गेट क्षेत्रों में भी आपको बता दें एमडीडीए ने सख्ती दिखाते हुए कई अवैध निर्माणों को भी सील किया। वहीं जाखन जोहड़ी रोड के पास एक अवैध बहुमंजिला भवन पर सीलिंग की कार्यवाही भी की गई। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। बने रहिए आरएन टीवी नेशनल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।